हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई एम बाबर, योर जीएस फैकल्टी एट ट्रिपल एस। तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर हम एमसीक्यू की सीरीज़ कर रहे हैं, जहाँ पर हम एमसीक्यूज़ को समझ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है। ये आपको हर एग्जाम में काम आएगी। ये 100 एमसीक्यूज़ का सेट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो एक लास्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा और फिर कंप्लीट पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी आंसर्स के साथ। अभी तक हमने टोटल 65 क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस किए हैं। तो आज देखते हैं 80 तक चले जाएंगे। 80 तक हम करते हैं और बाकी 20 क्वेश्चन हम आगे आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसके अंदर हम कर देंगे। फिर उसके बाद हम कोई दूसरा कंपोनेंट उठाएंगे, उसके ऊपर एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, 65 ये कर लिया था हमने। 66 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 बता रहा है कि नरसिम्हा राव कमेटी ये किसके साथ जुड़ी हुई है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है। इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ तो ज़रा सोचो किसके रिलेटेड होगा। नरसिम्हा राव कमेटी किसके लिए बनी थी? शाबाश, वेरी इजी। यस, आपके बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए आपकी नरसिम्हा राव कमेटी को बनाया गया था। तो नरसिम्हा राव कमेटी है, अरिजित पटेल कमेटी है, ये जितनी भी इकोनॉमी के अंदर इंपॉर्टेंट कमेटीज है, ये सब आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता रहा है? ऑप्शन दिए हैं नीचे। बता रहा है कि इनमें से कौन आपके देश में रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिश करता है और मेंटेन करता है एफिशिएंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। ध्यान से देखना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम देश में उसको एफिशिएंट बनाता है। अकाउंटिंग सिस्टम, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, इसको एफिशिएंट कौन बनाता है देश में, और कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, मेंटेन के लिए, इन सारी चीज़ों का ख्याल कौन रखता है। ओके, शाबाश, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और जवाब दें। हु इज रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के लिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के लिए? शाबाश। ओके, आपका कंट्रोलर। अगर यहाँ पे नहीं तो पॉलिटी के अंदर, अगर पॉलिटी पढ़ी है तो पॉलिटी में आपने कंट्रोलर के बारे में पढ़ा होगा, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, इन लोगों के बारे में अगर पढ़ा होगा तो ये आपके लिए आसान होगा। इसका जवाब आपने दे दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, वेरी इजी। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वाज फेज ऑफ हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटेड? ये मैंने कई बार बताया है, तो इसका जवाब दीजिए। बहुत ही आसान है। इंडस्ट्रियलाइजेशन किस प्लान के अंदर हमने शुरू किया था? शाबाश, शाबाश। यस, आपके आपके सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर हमने शुरू किया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 56, उसके अंदर हमने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया। लेकिन फिर जब हमने सेकंड प्लान लाया तो सेकंड प्लान के अंदर हम लोग ने क्या काम किया? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, महालनोबिस प्लान रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, कि हमने इंडस्ट्रीज लगानी शुरू कर दी थी। तो जब हमने इंडस्ट्रीज लगानी शुरू की थी, एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं एग्रीकल्चर को बिल्कुल ही छोड़ दिया, एग्रीकल्चर भी था लेकिन उसको कम प्रायोरिटी दी। तो आप देखो ज़रा, एग्रीकल्चर जो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ इशारा करता है, फिर हम लोग एग्रीकल्चर से उठकर चले गए इंडस्ट्रीज़ की तरफ, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ इशारा करता है। तो सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, तो मिक्स्ड मॉडल। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिक्स्ड मॉडल जो है हमने सबसे पहले किस प्लान में उठाया था? तो वो आपके सेकंड 5 ईयर प्लान में उठाया था। बाद में फिर हम देखते हैं 1991 के बाद जो प्रॉपर तरीके से हमने कैपिटलिज्म की तरफ हमारा ज़्यादा ओरिएंटेशन हो गया, हम लोग ज़्यादा कैपिटलिज्म की तरफ हो गए। फाइन। क्वेश्चन नंबर 68, प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई लेवल कमेटी फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में 2007 में प्लानिंग कमीशन ने एक हाई लेवल की कमेटी बनाई थी, उसका चेयरमैन कौन था? ओके, क्लू देता हूं, उस वक्त के जो आरबीआई के गवर्नर थे, आपके फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर, यस, रघुराम राजन जी, ये थे। अभी के लिए आपके आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, उनसे पहले अरिजित पटेल थे, और उनसे पहले आपके रघुराम राजन जी थे। तो इनके अंदर जो है ये हाई लेवल की कमेटी बनाई थी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के लिए 2007 में। इसको किसने सेटअप किया था? आपके प्लानिंग कमीशन ने सेटअप किया था। ओके, और ये इसके चेयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 69, इनकम टैक्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। इनकम टैक्स जो है इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इतनी जनरल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, अगर इकोनॉमी भी नहीं पढ़ी है फिर भी इतना मालूम होना चाहिए इनकम टैक्स किसने इंट्रोड्यूस किया है। ये तो बचपन में जब क्विज खेलते थे वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछे जाते थे। यस, आपके विल्सन साहब, जेम्स विल्सन साहब, इन्होंने इंडिया में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था।
फाइन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशन। आज जो क्लास हुई, आज की क्लास के अंदर हमने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके अलावा फिर आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, इनके बारे में पढ़ा। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इनके बारे में पढ़ा। ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में अभी नहीं पढ़ा हमने, है ना। चलो बाकी जिसने पढ़ा है तो वो जवाब दो। ओपन मार्केट ऑपरेशन किसका पार्ट है? इज अ पार्ट ऑफ। RBI का एक टूल है ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है, RBI का एक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। और ये कौन सा टूल है? आपका क्वांटिटेटिव टूल के अंदर ये चला जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में मैंने शायद आइडिया दिया था, इसके अंदर RBI क्या काम करती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको बाय और सेल करती है लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए। तो क्या होगा? क्रेडिट पॉलिसी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? क्रेडिट पॉलिसी का हिस्सा है। क्रेडिट पॉलिसी का मतलब क्या है? पैसे के रिलेटेड है। आपकी RBI है, RBI ने गवर्नमेंट से सिक्योरिटी खरीदी, बदले में उनको पैसा दिया। उसी सिक्योरिटी, अब सरकार को पैसा मिला, सरकार उस पैसे को कहाँ लगाएगी? अपने पास तो नहीं रखेगी, मार्केट में खर्च करेगी। उससे मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने पैसा लगाया मार्केट में, लिक्विडिटी बढ़ गई, मार्केट में इन्फ्लेशन हुआ। अब उस इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है, तो उसके लिए RBI ने, जो सरकार ने उसको सिक्योरिटीज़ दी थी, जिसके बदले में उसने सरकार को पैसा दिया था, RBI उस सिक्योरिटी का इस्तेमाल करेगी मार्केट में उन सिक्योरिटीज़ को बेचेगी, कहेगी ये सिक्योरिटी पकड़ो, बदले में मुझे पैसे दो। तो मार्केट से पैसा चला जाएगा वापस RBI के पास, लिक्विडिटी फिर से मॉडरेट हो जाएगी। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, स्टेरलाइजेशन पॉलिसी भी इसको बोलते हैं। ओके, तो कल की क्लास में हम इसको और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आज वैसे भी क्लास लगभग 2 घंटे की क्लास आज हुई थी, सिर्फ 4 चीज़ें समझे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR और SLR। सेबी, ये वैसे फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है, तो बट इतनी बेसिक चीज़ मालूम होनी चाहिए। सेबी 1988 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। इसकी फुल फॉर्म पूछिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है? शाबाश। ऑप्शन ए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, सेबी। क्वेश्चन नंबर 72, मेंशन द इंडियन इकोनॉमीज नेचर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी? ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर जब स्टार्टिंग में हमने इंडियन इकोनॉमी शुरू की थी, तो पहले मैंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ही ली थी कि इंडिया की इकोनॉमी उस वक्त क्या सिचुएशन थी, फिर कौन कौन से प्लान्स आए, सारे प्लान, इवन के जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन कॉलोनियल टाइम पीरियड के अंदर भी जो प्लान्स आए थे, उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। और उसके बाद आज़ादी के बाद भी कौन कौन से प्लान्स आए, उनके बारे में बताया। कैसी थी? अंडर डेवलप थी ना, अंडर डेवलप थी, बैकवर्ड थी, स्टैग्नेट थी, ग्रो नहीं कर रही थी पूरी तरह से। ओके, ऑल ऑफ दी अबोव। हिंदू ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना। हिंदू ग्रोथ रेट क्या बताता है? 1950 से लेकर 80 के दशक तक जो हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन थी, 2%, 3% ऐसे नॉर्मली ग्रो कर रही थी, 2-2.5% के करीब करीब ग्रो कर रही थी, उसको बोलते हैं हिंदू ग्रोथ रेट। ओके, तो कहीं पे अगर टर्म आ जाएगी कि हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। और नेशनल इनकम कौन सी? प्रेजेंट? नो, 1950 से लेकर 80s तक का दशक। ओके, वो वाली जहां पर बहुत ही स्लो ग्रोथ चल रही थी हमारी इकोनॉमी की, उसको हिंदू ग्रोथ रेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सोर्स क्या था इकोनॉमी के अंदर, सोर्स क्या था जिससे हम इकोनॉमी को ग्रो करवा सकते थे? बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही आसान चीज़ है। फॉरेन ट्रेड था। हमने तो ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी ना। जब मैंने 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ाए थे, वहाँ पे मैंने बताया था टैरिफ हमने ज़्यादा करके रखा था, कोटा सिस्टम ला के रखा था, इंपोर्ट ज़्यादा हम कर नहीं रहे थे, एक्सपोर्ट्स भी हमारे ज़्यादा हो नहीं रहे थे, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा, उनके अंदर कम्पिटिटिवनेस नहीं थी कि वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाए और वो इंटरनेशनल मार्केट में चमके। फाइन, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो ये तो हमने कब, जब सेकंड 5 ईयर प्लान 1957 के अंदर हमने लॉन्च किया था, उस वक्त आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये शुरू किया था। ये भी सोर्स नहीं था, ये कभी प्रॉपर सोर्स बन ही नहीं पाया। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारी जीडीपी के अंदर कभी भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया। स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर करता था सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, और आज आपका सर्विस सेक्टर करता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर हम कभी गए ही नहीं। इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं, बट कभी भी इंडस्ट्रीज ने मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर नहीं किया है।
ओके, तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आपका एग्रीकल्चर सेक्टर था जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता था, और आज भी जो सबसे ज़्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड होती है प्राइमरी सेक्टर से ही होती है। विच सेक्टर वाज एक्सपेंडेड बाय द ब्रिटिश राज, ब्रिटिश इनके टाइम पे कौन सा सेक्टर था जिसको इन्होंने इंप्रूव किया था, एक्सपेंड किया था, टू इम्प्रूव द मार्केट साइज फॉर गुड्स ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स की गुड्स को अच्छा मार्केट साइज मिल पाए, अच्छा एक्सपोजर मिल पाए, तो उसके लिए इन्होंने किस चीज़ को, किस सेक्टर को एक्सपेंड किया था, बढ़ाया था? एयरवेज, एयरवेज की हिस्ट्री पढ़ी है आप लोगों ने, तो आपको पता लगेगा कि कितनी जदोजहद एयरलाइंस ने की है। रोडवेज, नो, रोड्स तो अभी तक प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाई। रेलवेज, रेलवेज अंग्रेज़ों ने रेल चला दी थी, ओके, और रेल तब चलती थी कोयले पे चलती थी। तो जब मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ाया था, और उस वक्त मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट हुआ था, कि जो भी उस वक्त पे जो भी फैक्ट्रीज थी, जो भी इंडस्ट्रीज लग रही थी, वो सारी किस पे चल रही थी, कोयले पे चल रही थी। लकड़ी इस्तेमाल की जाती थी, लकड़ी जलाई जाती थी, जैसे कि स्टीम इंजन हुआ करते थे, तो उसको चलाना पड़ता था स्टीम पे, तो उसके लिए आग जलानी पड़ती थी, तो इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट का लॉस हुआ था। 75, what led to the poor agriculture production that affected the Indian economy during the eve of independence? बोल रहा है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो व्हाट लेड टू द पुअर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इनमें से कौन सी चीज़ थी जिससे एग्रीकल्चर पुअर हुआ, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है इफेक्ट हुई थी? शाबाश। ड्रॉट ड्यूरिंग दैट टाइम, क्या उस वक्त सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था? या सुनामी आई थी, तो सुनामी से कितना ही इम्पैक्ट पड़ता, कहाँ कहाँ पे सुनामी आती? ऐसा नहीं तो नहीं है कि इंडिया पूरी एक कोस्टल कंट्री है या कोई आइलैंड कंट्री है। ब्रिटिशर डिड नॉट हैव एग्रीकल्चर नॉलेज, ब्रिटिशर के पास एग्रीकल्चर नॉलेज नहीं था, ऐसी बात नहीं है, नॉलेज तो उनके पास अच्छी खासी थी। तो एक ही चीज़ बचती है, ब्रिटिशर डिड नॉट इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इरिगेशन इक्विपमेंट, फर्टिलाइजर फॉर द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इन सारी चीज़ों का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड नहीं की, मॉडर्न टेक्नोलॉजी उन्होंने प्रोवाइड नहीं की, मॉडर्न एग्रीकल्चर नॉलेज उन्होंने शेयर नहीं किया। इसकी वजह से हम, सॉरी गैप आ गया था बीच में कुछ, तो मैं ये बता रहा था कि इन लोगों ने प्रॉपर हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एग्रीकल्चर नॉलेज हमारे साथ शेयर नहीं किया, टेक्नोलॉजी शेयर नहीं की, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं की, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर क्या हुआ, एग्रीकल्चर पुअर रह गया हमारा, ओके, पीछे रह गए। व्हाट वाज द इकोनॉमी ऑफ इंडिया बिफोर ब्रिटिश रूल, यानी कि अंग्रेज़ों के आने से पहले, मैं अंग्रेज़ बता रहा हूँ, सीधे देसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी? तो बिफोर द रूल ऑफ ब्रिटिश, द लाइवलीहुड ऑफ इंडियंस वाज मेनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर, उगाते थे, खाते थे खेतों में, ओके। उसके बाद बिफोर द ब्रिटिश द इंडियन इकोनॉमी वाज इंडिपेंडेंट इकोनॉमी एंड हैड अ फ्लरिशिंग मार्केट, इंडिपेंडेंट थी, किसी पे डिपेंड नहीं थी। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता था, लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, सेल्फ सफिशिएंट थे, ओके। और क्या थी, एक फ्लरिशिंग मार्केट थी, अच्छी खासी मार्केट थी हमारी अपनी। हैंडीक्राफ्ट ऑफ इंडिया, मेटालिक वर्क, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड द मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिल्कुल। हमारा जो है हैंडीक्राफ्ट की बात करें, हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, एक्सपोर्ट किया करते थे हम, ये ब्रिटिशर्स के पहले ये हम बाहर एक्सपोर्ट किया करते थे, और ये नॉलेज भी जो है हमारा ब्रिटिशर ने चुराया भी था, और हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी काफ़ी ज़्यादा लॉस उन्होंने उनको पहुँचाया था। फाइन, तो ये भी एक चीज़ थी। तो इसके अंदर हम क्या काम करेंगे, ऑप्शन डी के साथ चले जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों कंडीशनें ब्रिटिशर्स के पहले इंडिया में थी। हु एमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट यूनियन बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, अभी बजट आया, फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने सदन के अंदर आपका बजट प्रस्तुत किया। तो ये बता रहा है कि इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट प्रेजेंट किया है, तो बताइए। बहुत आसान है, ये भी एक फैक्चुअल जवाब है, कॉमन सेंस का जवाब है, जनरल अवेयरनेस है, ज़रूरी नहीं है बुकिश नॉलेज है, मालूम होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बजट किसने प्रेजेंट किया? मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बार किया है, ओके। मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में ये बताना कितनी बार इन्होंने बजट पेश किया है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? शाबाश, इसका जवाब दो, ये मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग? इसका जवाब लोग कमेंट सेक्शन में नहीं, फिलहाल यहाँ लाइव चैट में जवाब दो, लाइव चैट में, लाइव चैट में इसका जवाब दो।
डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, ब्रीफली समझा दो, 8-10 लफ्जों के अंदर समझा दो। सारे ऑप्शंस पढ़ लिए, सारे ऑप्शंस पढ़ लिए, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है आपका ऑप्शन बी, व्हेन एक्सपेंसेस, जो सरकार खर्चे कर रही है। चलो पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ, देखो होता क्या है। मान लो कि सरकार जो है ना, सरकार का जो रेवेन्यू है और सरकार का जो एक्सपेंडिचर है, इसमें गैप है, आज भी गैप है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग के खर्चे ज़्यादा है, रेवेन्यू जो इनकम आ रही है ना, इनकम कम है, रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो ये गैप आ रहा है बीच में, जो गैप आ रहा है फिस्कल डेफिसिट इसको बोलते हैं। ओके, इसमें से बोरिंग्स को निकाल दो, आपका फिस्कल डेफिसिट रह जाएगा। इस डेफिसिट को, इस गैप को भरने के लिए सरकार क्या काम करती है, मार्केट से पैसा उठाती है, मार्केट से पैसा उठाती है। तो ये होती है, ये जो डेफिसिट है, इसको जब फाइनेंस करते हैं इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। आई बात समझ। तो व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड रेवेन्यू, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, गवर्नमेंट बोरो करती है टू फिल द डेफिसिट, इस डेफिसिट को भरने के लिए, ये होती है डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्लियर। बजट डेफिसिट पूछ रहा है कि भाई बजट डेफिसिट क्या होता है। बजट डेफिसिट कॉमन सेंस की बात है, जब आपके बजट में डेफिसिट आएगा। बजट में, आपके बजट में दो चीज़ें होती है, ठीक है। एक होता है आपके रिसिप्ट्स, पैसा कहाँ से आया, दूसरा होता है आपका एक्सपेंडिचर, पैसा कहाँ जाएगा। ओके, तो मान लो आपके रिसिप्ट्स, आपके रिसिप्ट्स क्या है, आपके रिसिप्ट्स कम है, आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, वही मैंने बताया, आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इसको बोलते हैं बजटेरी डेफिसिट। इसमें से अगर आप बोरोविंग्स को माइनस कर दोगे, बोरोविंग को माइनस कर दोगे, तो वो फिजिकल डेफिसिट आ जाता है। ओके, अदरवाइज ये क्या है, ये बजट डेफिसिट है। तो बजट डेफिसिट क्या होता है, व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड रेवेन्यू, एक्सपेंसेस क्या हो गए, रेवेन्यू से ज़्यादा हो गए। इससे क्या होता है, इससे फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगता है, यानी जितना ज़्यादा डेफिसिट होगा उतना ज़्यादा देश बीमार है, जितना कम होगा इसका मतलब देश उतना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 80, हाउ डज क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज, बताओ भाई, क्रेडिट क्रिएशन, इन शॉर्ट क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या है, मनी सप्लाई मार्केट में कैसे बढ़ेगी, लिक्विडिटी कैसे बढ़ेगी। तो इतनी बार समझा चुका हूँ, एक थंब रूल मैंने आपको दे दिया है। आपके जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, इनका लिक्विडिटी के साथ, मनी सप्लाई के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। इनको कम करोगे, मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। तो मनी सप्लाई ज़्यादा करनी है तो इंक्रीज नहीं करेंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे, हाँ रिड्यूस करेंगे। और किसको, कैश रिजर्व रेशो को। नीचे तो सिर्फ कैश रिजर्व दिया है ना, ये कोई टर्म नहीं है, कैश रिजर्व रेशो पूरी टर्म है। इसको आप क्या काम करोगे, इसको रिड्यूस कर दो, मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ। और कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, ये वो अमाउंट होता है जो बैंक को RBI के पास रखना पड़ता है, ये कंपलसरी है, रखना है उसको। और मैंने आपको बताया था आज इसका रेट कितना चल रहा है, आज RBI की वेबसाइट पे जाकर हमने देखा था, SLR का रेट कितना चल रहा था, 18% चल रहा था। और CRR का रेट कुछ 3, 3.25, कुछ शायद 3% के करीब करीब चल रहा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, 3 या 6% कुछ चल रहा था CRR का। इतना परसेंट बैंक्स को RBI के पास रखना पड़ रहा है। आई बात समझ। और किसकी शक्ल में, कैश की शक्ल में, ये आपका CRR है। ओके, तो 80 क्वेश्चन काफ़ी है, बाकी 20 क्वेश्चन बचते हैं। 20 क्वेश्चन हम कल के जो लेक्चर हैं उसके अंदर कर लेंगे, ठीक है। बाकी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, ऐप के ऊपर चल रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम मुझे वहीं पे मिलता है, यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाने का मुझे उतना टाइम मिलता नहीं है। आज भी क्लास लगभग क्लास आज की 2 घंटे चली गई थी, 1:45 से ऊपर चली गई थी आज की क्लास, और सिर्फ 4 चीज़ें समझाने के लिए। समझा क्या रहा था, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा रहा था, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, और आपके 2 चीज़ें और पढ़ी थी, MSF और SDF, इनके बारे में भी पढ़ा था। फाइन। तो SSS की ऐप आपको मिल जाएगी इजीली, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। अलग अलग बैचेज चल रहे हैं, आप सब इंस्पेक्टर लेना चाहते हैं, कांस्टेबल लेना चाहते हैं, फॉरेस्टर के लिए पढ़ना चाहते हैं, नायब तहसीलदार के लिए पढ़ना चाहते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, एनरोल्ड है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे ये कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। तो मौके का फ़ायदा उठाइए, इनरोल हो जाइए। और क्लासेस, लाइव क्लासेस होती हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ कि हमारी लाइव क्लासेस होती हैं। और लाइव क्लासेस में जो भी डाउट वगैरह होते हैं, प्रॉपर तरीके से डाउट्स वगैरह को हम एड्रेस करते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप होती है, क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, टेस्ट आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं प्रॉपर तरीके से। लाइव क्लास में भी टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किए जाते हैं, अलग से क्वेश्चन बनाए हुए होते हैं, उनको क्लास के अंदर डिस्कस किया जाता है। ओके, तो एक बार ये कंप्लीट हो जाए, आपके जो 100 क्वेश्चन है ये एक बार आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम ये सारे उठाकर मैं आपको सेंड कर दूंगा, 100 क्वेश्चंस का पूरा सेट और इनके आंसर्स।
और उसके बाद कोई नई सीरीज़ हम शुरू करेंगे। बाकी मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होने के लिए आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी क्यूरीज होंगी वो मैं यहाँ पे एड्रेस कर दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।